मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। भारतीय मानसून को मैं डायग्राम के माध्यम से पेश करने जा रही हूँ। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। जब ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है तब दक्षिणी पश्चिम मानसून की स्थिति कैसे क्रिएट होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लो प्रेशर रहता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पूरी भारतीय भूमि का ऊष्मन बढ़ जाता है और ऊष्मन बढ़ने से टेम्परेचर उच्च हो जाता है, जिसकी वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट होती है। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट होने के कारण भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर स्थित है और हिंद महासागर में इसके जस्ट विपरीत स्थिति क्रिएट होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में लो प्रेशर की स्थिति रहती है, तब हिंद महासागर में हाई प्रेशर की स्थिति रहती है, क्योंकि हिंद महासागर में उस समय तापमान कम रहता है। और जबकि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान ज़्यादा रहता है। जब तापमान ज़्यादा रहेगा तब लो प्रेशर की स्थिति रहेगी, और जब तापमान कम रहेगा तो हाई प्रेशर की स्थिति रहेगी। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में लो प्रेशर की स्थिति रहने के कारण ही हवाएं हिंद महासागर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलती हैं। और जलीय भाग से आने के कारण हवाएं ह्यूमिडिटी लेके आती है और भारतीय मानसून के नाम से ये बारिश करती हैं। इसी भारतीय मानसून को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इसकी दिशा दक्षिण और पश्चिम से होने के कारण इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। अब इसके विपरीत स्थिति देखिए। शीत ऋतु में भारतीय मानसून की स्थिति उलट हो जाती है, जस्ट विपरीत हो जाती है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने के नाम से जाना जाता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है उसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने जो शीत ऋतु में कहलाती हैं। यानी हवाओं का जस्ट डायरेक्शन चेंज होता है, और वो भी ऋतु के अनुसार। शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से हवा चलती है, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से हवा चलती है। इस मानचित्र को देखिए। अब जस्ट उल्टी स्थिति है। ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वहीं शीत ऋतु में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और महासागरीय भाग पर देखिए आप, हाई प्रेशर ग्रीष्म ऋतु में क्रिएट हो रहा था, जबकि शीत ऋतु में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यही कारण है कि हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती हैं। और स्थलीय भाग से ये हवाएं चलने के कारण इन हवाओं में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और ह्यूमिडिटी नहीं होने की वजह से यह उत्तर पूर्वी मानसून सूखा मानसून कहलाता है। ये एक छोटा डायग्राम है कि किस तरह से हमारी जो अर्थ प्लैनेट है वो रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो शब्द यूज किया है, एक तो है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। इसकी हिंदी होती है परिक्रमण और परिभ्रमण। दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों की मीनिंग अलग है। परिभ्रमण, पहला शब्द है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है जब अर्थ प्लैनेट पृथ्वी ग्रह जब अपने ही अक्ष पर घूमती हैं
तो उसको हम परिभ्रमण, शब्द क्लियर है, परिभ्रमण बोलते हैं। और जब अर्थ प्लैनेट सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। इस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 दिन में एक पूरा करती हैं। अब ऐसी स्थिति में अर्थ की जो सिचुएशन है वो सूर्य के रेफरेंस में चेंज होती रहती हैं। हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी 21 मार्च 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा के रेफरेंस में रहता है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और यही स्थिति, यानी इसी स्थिति को, यानी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर जब सीधी पड़ेगी तो उसको हम विषुव शब्द का यूज करेंगे। विषुव का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को ही सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और 21 मार्च और 23 सितंबर को ही पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होने की स्थिति को हम विषुव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन 21 मार्च के बाद ये देखिए कुछ फैक्ट हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं। यहाँ चमकने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य चला गया, यहाँ चमकने का मतलब ये है कि पृथ्वी रोटेशन टू रेफरेंस सन, तो पृथ्वी की स्थिति चेंज हो रही है। पृथ्वी की स्थिति इस तरह से हो गई कि कर्क रेखा वाला पार्ट सूर्य से जस्ट सामने आ गया, जिसको हम कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो गया, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमक रही हैं। और कर्क रेखा पर जिस दिन सीधी रहती है या कर्क रेखा के रेफरेंस में पृथ्वी की स्थिति सूर्य के जस्ट सामने आती है तो उसको हम कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना बोलते हैं। और ये जो दिन होता है वो 21 जून को होता है, यानी 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं, और उसी दिन को हम उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, यहाँ दिन नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है, यानी जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उसी दिन तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी, और वो 21 जून ही है। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, क्योंकि बड़ा दिन होता है तो रात सबसे छोटी वही होगी। और दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, जिसको हम सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं। सूर्य का उत्तरायण कर्क रेखा के संदर्भ में होता है, और सूर्य का दक्षिणायन मकर रेखा के संदर्भ में होता है। सूर्य का उत्तरायण कर्क रेखा पर जब होता है तो वो दिन 21 जून होता है। सूर्य का दक्षिणायन मकर रेखा पर जिस दिन होता है
वो 22 दिसंबर होता है। यानी सार गर्भित और संक्षिप्त में बोले तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं। कर्क रेखा पर सीधी चमकने का मतलब होता है सूर्य का उत्तरायण। मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा चमकना मतलब सूर्य का दक्षिणायन कहलाता है। अब ये सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन यानी जब सूर्य 21 जून तक कर्क रेखा पर जाएगा तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर आ जाता है। और यही बात 22 दिसंबर को भी लागू होती है। 22 दिसंबर को यानी मकर रेखा पर सूर्य जब जाएगा तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में फर्क आता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। फलस्वरूप दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। देखो सूर्य के साथ साथ दिन बड़े होते हैं। सूर्य जिस दिशा की ओर जाएगा दिन बड़े होंगे और जिस दिशा से वो पलायन होगा उस दिशा में रात छोटी होगी। जिस दिशा की ओर जाएगा उस दिशा के क्षेत्र पर रात छोटी होगी। दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे रात बड़ी शरद ऋतु होती है। तिरछी का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के उस स्थान के बीच की दूरी का बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं तिरछी। अब तिरछी कब पड़ेगी? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तब तिरछी पड़ेगी। ये सेम सिचुएशन है। परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। फलस्वरूप दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो ग्रीष्म ऋतु सूर्य के साथ पलायन करती हैं। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे रात बड़ी और शरद ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वही जस्ट उल्टा होगा। उत्तरी गोलार्ध की सारी सिचुएशन के विपरीत दक्षिण गोलार्ध में होगा। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा उसी दिन सबसे छोटी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी, लेकिन दोनों होगा गोलार्ध के विपरीत। दक्षिण गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 22 दिसंबर, क्योंकि उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी होगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, क्योंकि सबसे बड़ा दिन कब हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है। अब देखिए यहाँ गोलार्ध वाइज चीज़ें क्लियर होगी। जिस गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा उसके विपरीत गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। जिस गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी उसी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होगा। ये क्लियर है। अब कुछ शब्द होता है कटिबंध और गोर। कोई भी दो अक्षांश के मध्य का भूभाग कटिबंध कहलाता है। गोर कोई भी दो देशांतर के मध्य का भूभाग गोर कहलाता है। भारत दो कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। क्योंकि भारत के लगभग बीचों बीच मैं कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ, भारत के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा होकर निकलती हैं।
तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंध में स्थित है और कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही काफ़ी।